चलो बच्चों, रिवर स्विमर प्रॉब्लम प्रॉब्लम आज लेकर के आए हैं। रिवर स्विमर प्रॉब्लम रिलेटिव वेलोसिटी का एक पार्ट है। मैं थ्योरी पढ़ाते समय आप लोगों को बताया था कि रिलेटिव वेलोसिटी में आप मेन रेन प्रॉब्लम पढ़ेंगे, यानी कि मनुष्य और वर्षा के बीच का क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद मैंने बताया था मेन ट्रेन का प्रॉब्लम बनेगा, यानी ट्रेन है और मैन है, उसके बीच जैसे वो वन डायमेंशनल मोशन में उसका रिलेटिव वेलोसिटी निकाला जाता है, कभी एक ट्रेन के सापेक्ष दूसरे ट्रेन का, तो ट्रेन के सापेक्ष आदमी का। उसके बाद एक और भयानक प्रॉब्लम आता है रिवर स्विमर का, कि नदी है और तैराक है, चाहे वो नाव के रूप में तैर रहा हो, नाव लेकर के पार हो रहा हो, या खुद तैरते हुए पार हो रहा हो, और क्या हो सकता है। तो आज मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूं वो रिवर स्विमर प्रॉब्लम है, ठीक ना। अभी बताऊंगा आप लोगों को रिवर स्विमर प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में जितने भी क्वेश्चन मैं दूंगा, रिवर स्विमर प्रॉब्लम, जैसे कि नंबर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सबसे पहले मैं एक कंसेप्ट आप लोगों को देना चाहूंगा कि रिवर का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू मैन अगर आप निकालना चाहेंगे, क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ रिवर ही निकालने कहेगा तब क्या होगा, इसको इधर जोड़ देंगे, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये भी तो दिख रहा है, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर। बात समझ रहे हैं। मैन का वेलोसिटी ऑफ मैन अगर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस मैन वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। अब क्या होगा, यहां हम वेलोसिटी ऑफ मैन फ्री कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन, तब क्या होगा, ये आके प्लस हो जाएगा ना, होगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। इस टाइप का इसमें प्रॉब्लम क्वेश्चन ये लगेगा, फॉर्मूला लगेगा, ठीक ना। तो यहाँ क्या होगा, वेक्टर एडिशन हो जाएगा, इस केस में वेक्टर सब्सट्रैक्शन होगा ना, इस केस में वेक्टर सम होगा, इस केस में वेक्टर सब्सट्रैक्शन होगा। ये दो फॉर्मूला लेकर के हम लोगों को आगे बढ़ना है, और ध्यान रखना है कि इसका प्रॉब्लम जब भी बनाएंगे तो एक दो छोटी छोटी चीजों को हमेशा ध्यान में रखना है। ध्यान में ये रखना है कि क्वेश्चन ही लेता हूं, क्वेश्चन में आएगा उससे ज्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे कि क्वेश्चन है कि 1 किलोमीटर चौड़ी नदी का पानी इतना के वेग से बह रहा है। ठीक, सबसे पहले फिगर बनाना है, क्या बनाना है, फिगर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 में बता रहा हूं, फिगर ड्रॉ करना है, और इसमें अपने मन से एक इसको जोड़ देना है हमको निर्देशांक तल से। ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया, और मूल बिंदु से तैराक को या नाव को, नाविक को चलाना चालू करेंगे। इतना चीज आपको ध्यान में रखना है कि एक नदी हम बना लिए, नदी बना करके उसको किससे जोड़ दिया हम, निर्देशांक तल से। x अक्ष और y अक्ष बना देते, क्या है, निर्देशांक तल है। निर्देशांक तल से जोड़ करके ध्यान रखना है कि जो भी तैराक होगा, स्विमर होगा, ये बोट होगा, उसको कहां से स्टार्ट करेंगे चलाना, मूल बिंदु से। चाहे ये इधर चले, चाहे इधर चले, चाहे इधर चले, बस इससे ज्यादा कोई डायरेक्शन हो नहीं सकता है। प्रॉब्लम बनाने में इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, अब क्वेश्चन पर निर्भर करेगा। अब क्या कि नदी की चौड़ाई कितनी है, 1 किलोमीटर।
एक चौड़ी नदी का पानी इतना किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से बह रहा है, ये किसका वेलोसिटी हुआ? पानी का। पानी बह रहा है तो पानी किस दिशा में बहता है? इस दिशा में। मान लिए बाएं से दाएं तरफ पानी बह रहा है, रिगार्ड करते हैं हम लोग हमेशा इस जगह से इधर ही। नॉर्मली पानी अगर बहने की बात करें तो बाएं से दाएं तरफ पानी बहाते हैं हम लोग, ठीक ना? तो बहा दिए, पानी बहा दिए। ऐसा कहिए सर इधर नहीं बहा सकते हैं, इधर भी बहा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलती नहीं होगा। एक प्लस एक्स अक्ष प्लस वाई अक्ष लेकर के काम कर रहे हैं हम लोग, इससे थोड़ा सा सब दिन करने का अभ्यास है तो गलती नहीं होगा। नेगेटिव उल्टा कीजिएगा सब काम तो थोड़ा सा आपको प्लस माइनस पर ध्यान देना होगा, और क्या। तो इस डायरेक्शन में कितना है? वेलोसिटी ऑफ रिवर का मान है, कितना है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा वेलोसिटी ऑफ रिवर है। आगे कहता है एक नाविक अपनी नाव को नदी के एक किनारे से ठीक सामने दूसरे किनारे पर ले जाना चाहता है। मान के चलो यहाँ नाविक है और ये जाना चाहता है यहाँ से यहाँ, ठीक ना? ठीक सामने जाना चाहता है नाविक। वह अपनी नाव को नदी के सापेक्ष इतना के वेग से चला सकता है। नदी के सापेक्ष वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ये बात समझ रहे हैं? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और इसका वो मैग्नीट्यूड दे दिया है। क्या दिया है? मैग्नीट्यूड दिया है। मैग्नीट्यूड दिया है जितना भी ये मान क्या है, देखिए हम वेक्टर नहीं लगा, अगर वेक्टर लगाएंगे तो इस पर मोड लगा देना है क्योंकि मैग्नीट्यूड है, ठीक है? मैग्नीट्यूड कितना दिया है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको सिर्फ भी बोट विथ रिस्पेक्ट टू आर कह सकते हैं, ठीक ना? वेक्टर लिखना जरूरी नहीं है। ये क्योंकि उसका मान दिया है कि वेग से चला सकता है। वह अपनी नाव को नदी के सापेक्ष, नाव को बोट को विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना चला सकता है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से। उसे नाव को किस दिशा में ले जाना चाहिए तथा नदी को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? अब कहता है क्या कि यह ध्यान रखना है कि वह अपनी नाव को, इसके पहले एक नाविक अपनी नाव को नदी के एक किनारे से ठीक सामने दूसरे किनारे ले जाना चाहता है। उसका मोटो है कि यहां से चल रहा है तो उसको यहां निकलना है, एकदम ठीक सामने। जब ठीक सामने निकलना है तो सोचिए अब इधर से पानी बह रही है, किधर इसको कूदना पड़ेगा या लेके नाव लेके किधर जाना पड़ेगा, स्टार्ट किधर से करना पड़ेगा? इस दिशा में पानी बह रही है, देखिए यहाँ वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो बोलिए किस डायरेक्शन में इसको चलना पड़ेगा? बाएं तरफ से चलना पड़ेगा। हाँ, अब आपको मैं पते की बात बता रहा हूं जो आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में क्या रखना है कि जहां चलना चालू किया, जैसे ही चलना चालू किया, उस क्वेश्चन के अनुसार होगा किस डायरेक्शन में वो चल रहा है, इधर की इधर या इधर, जिधर भी चले। फर्स्ट बार जो वो चलना चालू किया वो है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। क्यों? क्योंकि ये फाइनली यहां आके निकलेगा और ये कहेगा जाना चाह रहे थे उधर लेकिन आ गए यहां, तो हम उसको क्या कहेंगे? तुम इधर जाना चाह रहा था। परीक्षा मैट्रिक का दिया को बच्चा और वो फेल हो गया, 5 विषय का एग्जाम दिया जिसमें 2 विषय में फेल कर गया। कहता फेल नहीं होते तो हम तो फर्स्ट करते, खाली फेल हो गए 2 विषय में। अब उसको हम फेल कहेंगे पास? हम तो फर्स्ट डिवीजन थे, हम तो फर्स्ट डिवीजन थे, केवल 2 विषय में फेल कर गए। हम क्या कहेंगे? हम लोग क्या कहेंगे उसको? पास। अबे तुम हो क्या, अभी फेल हो, तुमको पास कैसे कहूंगा? दौड़ता है, बोलता है जरा से खाली हमको हफ्सी उठ गया, नहीं तो हम पूरा दौड़ लेते। थोड़ा दम फूलने लगा, नहीं तो पूरा दौड़िए लेते, हम तो फर्स्ट कर जाते दौड़ में। अबे तुम अभी क्या किए हो? तुम जो किए हो वही ना हम लोग बोलेंगे। तुम फेल हुए हो दौड़ने में तो फेल हो, ये क्या लोटंकी मारता है बीच में, हमको ये हो जाता। उसी प्रकार ये कूदा इधर, लेकिन हम तो देख रहे हैं इसको इधर जाते हुए, तो हम इसको कहेंगे परिणामी वेग। क्या कहेंगे?
और इसी को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट अकेला में, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बात समझे? और इसी से हम निकालेंगे, क्योंकि इसको इस वेग से ये निकला और यहाँ आया, इधर गया और यहाँ निकला, 9 को लेके इधर गया था, धक्कम धुक्की मारा पानी, मारते मारते उसको यहाँ पहुंचा दिया ना। तो धक्कम धुक्की के बाद उसका जो वेग होता है ना, इधर से धक्का मुक्की आया ना जी, इसके बाद जो वेग होगा वो वेग उसका परिणामी वेग कहलाएगा। ये हमेशा सब हिसाब में कंसेप्ट रखना है ना, कि हमेशा वो क्या कहलाएगा, परिणामी वेग। और जो स्टार्ट किया, जैसे जिधर भी वो स्टार्ट कर दिया, जिसमें अभी वो लाजूता खाएगा पानी का धारा का ना, तो वो तो उसका कहलाएगा विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ये दो बात आपको ध्यान में रखना। हालांकि अभी टोटल न्यूमेरिकल बताऊंगा रिवर स्विमर पर। तो ये हो गया क्या, विथ रिस्पेक्ट टू, जैसे हम कूदते हैं पानी में तो वो जो वेग होगा जिस डायरेक्शन में, उसको क्या कहेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। और धक्कम धुक्की मार के जिस दिशा में हमको पहुंचा दिया फाइनली, उस दिशा में हम वेग जो निकालेंगे वो वेग क्या कहलाएगा, उसका परिणामी था, तब तो परिणाम हुआ कि यहाँ से यहाँ चले गए। हम गए थे इधर, लेकिन परिणामी हमारा ये हुआ, तभी तो हम परिणाम ये हुआ कि यहाँ से यहाँ आ गए। इसलिए ये इस दिशा का जो वेग होगा वो परिणामी वेग होगा। मतलब कि धारा, जल धारा द्वारा धकेलने मुकियाने के बाद उसका फाइनल जो वेग होता है ना, फाइनल जो वेग होता है वही वेग उस दिशा में, मूल बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा में जो वेग निकलेगा, उस वेग को क्या कहेंगे, परिणामी वेग। उसी को कहेंगे निरपेक्ष वेग, उसी को कहेंगे वेग विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहां तक समझ में आया? और जिधर चलना चालू किया, जब अभी लात जूता खाएगा इधर से धारा से, खाते खाते ना उतर जाएगा, तो इस समय जो शुरू करेगा उसको विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कहेंगे। बस ये दो बात को ध्यान में रखना, सारा प्रॉब्लम बनेगा। और एक प्रॉब्लम कभी कहेगा शांत जल के सापेक्ष वेग। तो अभी हम देखें, जरा सा ध्यान दीजिए इस कंसेप्ट पर। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, होता है कि नहीं? ये नहीं होता है। लेकिन शांत जल में नौ की चाल अगर दे दे, शांत जल में नौ की चाल ये है, क्या कह दे, शांत जल में नौ की चाल ये है। तो शांत जल है तो मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है? शांत जल अगर है तो वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या होगा? शांत जल में वेलोसिटी ऑफ रिवर, अगर ऐसा क्यों कर रहे हो रे, अजीब कहानी है भाई। शांत जल शांत है बिल्कुल, उसमें वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या होगा? सिर्फ नीतीश को समझ में आया? जल शांत है और वेलोसिटी ऑफ रिवर पूछेगा कितना है, तो क्या बोलेंगे उसमें? अजीब भैंस बन जाते हो बीच बीच में, सब मर देता। आदमी रुका हुआ पूछेगा उसका वेलोसिटी कितना है, तो इसमें अवाक रह जाते हो कि आदमी रुका हुआ है उसका वेलोसिटी कितना होगा, तो नहीं जान रहे हैं। ये क्या पूछ रहा है, इंटर का हिसाब पूछ रहा है। तो शांत जल जब है, शांत जल जब है तो वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या हो जाएगा? तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर बराबर वेलोसिटी ऑफ बोट। तो उस समय वेलोसिटी ऑफ बोट रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो समझो वो वेलोसिटी ऑफ बोट है या वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, दोनों एक ही चीज है। ये बात भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ये भी बहुत कम देने वाला है। क्या चीज हमने बताया? दो चीज आपको ध्यान में रखने बोला कि नौ जब भी यह स्विमर जिधर भी तैरना चालू किया शुरू में, वो रिस्पेक्ट है वाटर, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है। जिधर भी चले फर्स्ट बार वो विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है। और धक्का मुक्का धारा का खाने के बाद जिस दिशा में चले, फाइनली जिस दिशा में पहुंच जाए, वो उसका परिणामी वेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिणामी वेग कहलाएगा। और क्या मैंने बताया, कभी कभी शांत जल में नौ की चाल या शांत जल में किसी व्यक्ति का वेग दिया हुआ रहे, शांत जल में, कि अगर शांत जल रहता तो वो व्यक्ति, वो तैराक इतना वेग से चल सकता था, नहीं कह देगा कि शांत जल रहता तो वो तैराक इतना वेग से चल सकता था और नाव को इतना स्पीड से चला सकता था, इतना वेग से चला सकता था।
तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर बराबर वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये ना होगा। तो इस केस में देखो कि जब वो शांत जल में हमको चाल दिया रहता है तो होता वो क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या होगा जब शांत जल रहेगा तो क्या होगा रोहित? हाँ, जल शांत है, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना होगा, रिवर का वेग कितना होगा? जीरो होगा। चलिए ठीक है, इस बैच में नितेश को समझ में आया, उधर अंशु दुबे को समझ में आया। ठीक, ज्यादा दिमागी सब बच्चा के लिए मतलब बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह ये बना कि कोई आदमी रुका हुआ है उसका वेग क्या होगा। इस पर मुझे एक कहानी सुनाने का मन करता है लेकिन नहीं सुनाऊंगा, समय वेस्ट हो जाएगा। चलो, वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या हो जाएगा तब? जीरो हो जाएगा ना। वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट। तो उस केस में ये बराबर है, वेलोसिटी ऑफ बोट रहे तो वो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ही है। ये ध्यान रखने को कुछ नहीं, वेलोसिटी ऑफ बोट है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। कब? जब शांत जल में चाल दिया हुआ रहे, तो शांत जल जैसे का वेलोसिटी ऑफ रिवर जीरो हो जाएगा, क्योंकि शांत जल में उसका वेग क्या होगा? शून्य होगा। तो वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, स्थिर है, तो शून्य हो जाएगा। अब आगे हम लोग आते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न में क्या था, क्या दिया हुआ था? कितना किलोमीटर के वेग से बह रहा है और नाविक अपनी नाव को नदी के ठीक किनारे सामने दूसरे किनारे पर ले जाना चाहता है। ये इसका इच्छा है कि मैं यहां से यहां चले जाऊं। वह अपनी नाव को नदी के सापेक्ष इतना के वेग से चला सकता है। नदी के सापेक्ष बोट का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर इतना है। और ये मोड क्यों लगा? क्योंकि ये परिमाण है, ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण का दिशा ये नहीं दिया रहता है इसमें। ये इसमें देखो केवल परिमाण है। वह अपनी नाव को नदी से चला सकता है। उसे नाव को किस दिशा में ले जाना चाहिए तथा नदी को पार करने में कितना समय लगेगा, किस दिशा में ले जाना चाहिए। जब पानी इधर बह रहा है और उसको ठीक सामने जाना है, ये ऑब्वियस है उसको किधर से चलना पड़ेगा? बाई तरफ से थोड़ा जाना पड़ेगा, क्योंकि धक्का भी खाना है, खाते हुए इधर आएंगे। ये तो प्रैक्टिकली देख लेना है अपने नदी में मने मन, ठीक ना। तो इस दिशा से इसको किधर जाना पड़ेगा? इधर। तो अपने आ जाएगा। तो मान लेते कुछ एक थीटा कोण था, जिस कोण पर चलने के बाद क्या है, ये धक्का मुक्का खा के सीधा चल जाएगा। और ये जो आफ्टर मतलब ये कोलाइड होने के बाद जलधारा के साथ उससे धक्का धुक्की खाने के बाद जो फाइनल दिखेगा, हम लोग इसको क्या कहते हैं कि यहाँ से वहां तक गया है। इस दिशा का जो वेग होगा बोलेंगे हम इसी वेग से तुम गए, और इसी वेग से समय भी निकालेंगे। ये दूरी को इस समय से भाग देंगे तो चाल भी निकलेगा। बात बुझे ना, कि इसी चाल से जो कि धक्कम धुक्की के बाद चाल होगा, चाहे वो स्विमर हो चाहे वो बोट हो, उसी चाल को हम उसी चाल को हम इस दूरी के साथ इलाज करेंगे, समय निकलेगा। दूरी बटे चाल कर देंगे ना, निकलेगा समय। और फर्स्ट में जो दिया हुआ रहेगा वो क्या रहेगा? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, या अगर स्विमर है तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू। और धक्कम धुक्की खाने के बाद जहां जाएगा वो क्या होगा? वो ही कहलाएगा परिणामी वेग। क्या कहलाएगा? परिणामी वेग। बस बहुत बार मैं बता चुका हूं, इसके बाद अब प्रॉब्लम में इतना नहीं बोलूंगा, ठीक ना। अब आगे हमको निकालना है नाव किस दिशा में ले जाना चाहिए। तो मान लेते हैं थीटा कोण पर ले जाना चाहिए, तो ये वेग कितना है? यहाँ भी तो ये वेग वही ना होगा, कितना होगा? 3 km प्रति एच, क्योंकि पूरा नदी का वेग है। तो यहाँ वेग को हमने ड्रॉ कर दे सकते हैं। तो अब इसमें नहीं निकाल देंगे tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर निकलेगा, ये भुजा मालूम है, ये ना मालूम है, तो tan नहीं लगेगा, साइन। अब tan निकालना है तो इसको पहले निकालना होगा, कुछ से भी निकलेगा, किसी से भी निकल जाएगा। तो क्या निकाल लेंगे? साइन चित्र से पहले तो लिख दिया, इतना दिया है, एवं क्या दिया है? वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ 3 km प्रति एच। तब लगाते हैं साइन थीटा बराबर, हाँ
km प्रति एच बाय 6 km प्रति एच, ये खत्म हो जाएगा 1 2। साइन में कितना का मान होता है, यानी लिख सकते हैं थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री, यही होता है। लिखेंगे अतः उसे अपने ऊर्ध्वाधर दिशा से 30 डिग्री कहिए, या तो कहिए जलधारा की दिशा से 90 + 30 यानी कि 120 डिग्री कोण पर चलना पड़ेगा। जलधारा की दिशा से कितना कोण पर चलना पड़ेगा, वो भी लिख सकते हैं, वो सबसे उत्तम वही होता है लिखना, ठीक ना। आंसर में भले ये दे देता है लेकिन एक क्वेश्चन है कि नाव को किस दिशा में ले जाना चाहिए, किससे किस दिशा में, देखो क्वेश्चन में है ना दोहरापन, किस दिशा में ले जाना चाहिए, किससे किस दिशा में, जलधारा से या किससे, तो नहीं रहे ना तो वो जलधारा से ही बताना पड़ता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में सेटर सब जो भी रहता है, महान प्राणी सब, तो वो इससे नहीं दिया रहेगा। अभी ऑब्जेक्टिव में लेके आऊंगा, कई जगह ऐसा ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है, ये ठो एंगल दे देता है, ठीक ना। जबकि होना चाहिए कि जब वहां कह रहा है किस दिशा में ले जाना चाहिए, किससे, तो नहीं कुछ है तो जलधारा हमारा है, जलधारा और वो नौ है, दो ही है, तो जलधारा की दिशा से उसका दिशा कितना होना चाहिए, 120 डिग्री होना चाहिए। तो यहां कहेंगे अतः जलधारा की दिशा से, जलधारा की दिशा से 90 + 30 यानी कि 120 डिग्री कोण पर नाव को ले जाना चाहिए। आगे और कुछ था क्या, नदी को पार करने में कितना समय लगेगा, तो अगर ये चाल निकल जाएगा, इस चाल से मैं क्या बताता, परिणामी रिजल्टेंट वेलोसिटी जो निकलता है उससे इस दूरी को भाग देंगे तब समय निकलेगा। बात बुझे, हमेशा हर एक क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है, सब एकदम कांस्टेंट पर मैं लाया हूं, एक जरा वेरी नहीं करेगा नियम, ठीक ना। 4-5 नियम बताया छोटा छोटा, एक भी नियम वेरी नहीं करेगा, इतने को फॉलो करेंगे सब हिसाब बन जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, इस वेग को निकालेंगे। जब सीधे समकोण त्रिभुज हो तो वेक्टर थेक्टर सब भूल जाना है, ठीक ना। पाइथागोरस प्रमेय से इसको आराम से निकाल सकते हैं। ये कर्ण बना, कर्ण स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर जोड़िए स्क्वायर होगा, इसको मान लो भी बोट, कोई दिक्कत, तो क्या हो जाएगा, चित्र से फिर लिखेंगे, चित्र से क्या, चित्र से होगा 6 पर स्क्वायर 3 स्क्वायर भी बोट पर स्क्वायर ना, ये 6 × 36 3 × 9 कितना बचेगा, 27 में बचा जी, बराबर भी पर स्क्वायर, ये स्क्वायर भी आएगा रूट में बदल जाएगा, 9 × 3 = 27, 9 का वर्गमूल 3 यानी भी बराबर 3√3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये होगा। 36 में 9 घटा दिए 27, चलिए इतना निकला। ये क्या निकला, परिणामी, इसी को कहते हैं नौ का परिणामी चाल, या विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी ऑफ बोट। तब मैं क्या बताया, परिणामी चाल जो निकलता है उसी चाल से इसकी चौड़ाई भाग देंगे तो क्या निकलेगा, समय निकलेगा। तो पार होने में लगा समय, नदी को पार होने में लगा समय कितना हो जाएगा, तो कितना चौड़ाई था नदी का, 1 किलोमीटर, दूरी बटे 4 हो जाएगा, दूरी बटे 4, दूरी कितना था 1 किलोमीटर, और चाल कितना था 3√3 km प्रति एच ना, तो km खत्म हो जाएगा, एच खाली बच जाएगा ना, 1/3√3 एच आवर, बस इतना समय लगेगा। इसको सरल कर देना, √3 से गुना भाग कर देना, तो क्या आ जाएगा, √3 ऊपर चल जाएगा, नीचे 9 हो जाएगा, √3 का मान निकाल के जितना भाग जितना आएगा उतना हो जाएगा। समझ में आया। अब मिटा, क्वेश्चन क्या है, एक आधा किलोमीटर चौड़ी नदी का जल, तो पहले एक नदी का कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, ये नदी है, हो गया। नदी में क्या बोले थे मैं, सबसे पहले आपको नदी बना लेना, उसके बाद उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से जोड़ देना है, अर्थात एक्स अक्ष और वाई अक्ष भी आपको बना लेना है। मूल बिंदु ले लिए हम लोग अपने तरफ, इस किनारे में खड़े हैं, नदी का दूसरा किनारा उधर है, ठीक ना, और इधर इसको हम एक्स अक्ष ले लेंगे, इधर हम वाई अक्ष ले लेंगे। उसके बाद यहां से चलाना चालू करेंगे, चाहे वो तैराक हो, नाव हो, या को कुत्ता धोस कूद दिया हो, कूद गया हो,
जो भी हो क्वेश्चन पर निर्भर करेगा। आधा किलोमीटर चौड़ी नदी का जल, नदी की चौड़ाई कितना है? 0.5 किलोमीटर है। जल 4 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से बह रहा है। जल बह रहा है, जल बह रहा है, वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ वाटर या रिवर जो भी कर सकता है, कितना है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। नदी बह रही है तो उसमें भी वेलोसिटी ऑफ वाटर भी लिख सकते हैं। जल बह रहा है तो वेलोसिटी ऑफ रिवर भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ वाटर। जल बहना मीन्स नदी बहना, नदी बहना मीन्स जल बहना, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक ना। इतना के वेग से बह रहा है। एक मल्लाह जो नदी के एक किनारे पर है, और जब भी तैराक खड़ा करेंगे कहां? मूल बिंदु पर। यहां मल्लाह खड़ा है, नाव को ठीक सामने दूसरे किनारे पर ले जाना चाहता है। ये नाव को ठीक सामने ले जाना चाहता है, इधर से तैरते 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 यहां आना चाहता है। जब ये चाहता है और नदी बह रही है, नदी तो शांत है नहीं, ये देखिए साफ दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको किधर जाना पड़ेगा? अपन मन लगाइए, बाएं तरफ जाना पड़ेगा एकदम। अब आप लोग बहुत तेज हो गए हैं, केवल आप लोग, कोई आदमी स्थिर है तो उसका वेग नहीं जानते, बाकी सब में तो गर्दा उड़ा रहे हैं। नाव को ठीक सामने दूसरे किनारे पर ले जाना चाहता है, तो ठीक सामने ले जाना चाहेगा तो उसको किधर चलना पड़ेगा? बाएं तरफ। वो अपनी नाव को जल के सापेक्ष इतना के वेग से खींच सकता है, जल के सापेक्ष। फिर देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, बोलिए क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी ऑफ, नौक ले जा रहा है, नाव न कहेंगे, बोट न कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ बोट। मैन भी करने हानि नहीं है क्योंकि वो मैन ही चला रहा है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ बोट जब दे दिया है तो बोट अच्छा लगता है कि बोट को चलवा रहा है ना। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। और मैं बताया था जब चलना चालू करेगा वो जैसे ही चलना चालू करेगा तो वो तो क्या कहलाएगा? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। यहाँ रिवर लिखे हैं तो रिवर लीजिएगा, वाटर लिखे हैं तो वाटर लिखिएगा। ये सब थोड़ा मैचिंग करना है हमेशा, मनमाना नहीं करना है, ठीक ना। ले सकता है, उसे अपनी नाव को किस दिशा में खेना चाहिए? मान लिया वही थीटा कोण पर खेना चाहिए। एंगल निकाल लेंगे, एंगल यहाँ 4 है, मतलब क्या पूरा हर जगह नदी का वेग जो है कितना है? तो यहां से यहां तक क्या होगा? 4 km प्रति घंटा। और इसका मान कितना दिया हुआ है? 8 km प्रति घंटा। तो साइन थीटा बराबर p/h नहीं लगा देंगे, निकल जाएगा। कहना चाहिए उसे नदी पार करने में कितना समय लगेगा, वही हिसाब दे दिया, खाली मान बदल दिया, वही ठो हिसाब है। तो फिर ये रिलेटिव वेलोसिटी है और वाटर का वेलोसिटी है, तो बोट का जो परिणामी वेग होगा, जिसको हम बोट का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कहते हैं, वो जब निकल जाएगा उससे इस टाइम चौड़ाई को भाग दे देंगे, समय नहीं निकल जाएगा। और ये एंगल निकालने के लिए साइन थीटा नहीं लगा देंगे, बनेगा? बन के जाएगा तो बढ़िया है। दिया है क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कितना दिया है? 8 km प्रति h। देखिए यहाँ वेक्टर मैंने लिया हूं क्योंकि मैग्नीट्यूड हमारे पास है ना। वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और निकालना क्या है? पहले निकालना है किस दिशा में ले जाएगा ना। थीटा बराबर वाट, उसके बाद t बराबर वाट ना, तो साइन थीटा लगा देंगे। चित्र से ना, अगर आपको अच्छा लगे तो यहाँ ABC हमेशा हर फिगर में भी नामकरण कर सकते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ABC में ना। साइन, ये तो खूबसूरती है, जितना जो कर सकते हैं उससे को मतलब नहीं। मूल थ्योरी एक रखना है, मूल कंसेप्ट लेके बढ़ना है, बाकी दिया है हाल ये वो ये सब तो एडिशनल चीज है। साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? वही p/h यानी कि 4 km प्रति घंटा, 1/2 साइन थीटा बराबर 1/2 यानी थीटा बराबर 30 डिग्री। हो गया। अब क्या करेंगे? दूसरा स्टेप क्या करेंगे बताओ? दूसरा स्टेप क्या करेंगे? इस ट्रायंगल में पाइथागोरस गोरस पर में लगा दो त्रिभुज ABC में,
ये स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर जोड़िए स्क्वायर ना, ये स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर जोड़िए स्क्वायर, इसको वेलोसिटी ऑफ बोट मान लो, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर पर स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ बोट पर स्क्वायर। हो गया, यह वेलोसिटी ऑफ रिवर है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। क्या कोई परेशानी बुझा रहा है? 8 पर स्क्वायर 4 पर स्क्वायर, समकोण नहीं है, समकोण त्रिभुज है इसलिए ये लग रहा है। हमेशा ध्यान, समकोण त्रिभुज में सब वेक्टर वेक्टर भूल जाना है, ठीक है, सीधे पाइथागोरस फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे, क्योंकि वहां कंडीशन को फॉलो कीजिएगा, रिलेटिव वेलोसिटी हो या दो दिए हुए सदिश का परिणामी सदिश हो, कंडीशन में देखिएगा 90 डिग्री केस में पाइथागोरस फॉर्मूला निकल जाता है, ठीक ना। तो 64 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 56, 56 होगा जी, 48, हाँ 48 बचेगा, 48 बराबर बी स्क्वायर, स्क्वायर इधर किस में आ जाएगा? रूट में। 16 गुना 3 लिख सकते हैं, 16 का वर्गमूल 4 निकल जाएगा, 4 रूट 3 बी। अब ये आपको मालूम हो गया, कितना हो गया? 4 रूट 3 km प्रति एच। अब क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है? नदी पार करने में समय कितना लगेगा? तीसरा स्टेप, नदी पार करने में लगा समय कितना हो जाएगा? 0.5 4 रूट 3, इसको रूट 3 बाय रूट 3 से गुना कीजिए, ये हो जाएगा कितना? 0.5 रूट 3 हो जाएगा, रूट 3 रूट 9 अर्थात 3 वर्गमूल 3 चौके 12। अब इसका मान रख दीजिए 1.732 गुना 60 कर दीजिए, मिनट में निकल जाएगा। उसके बाद धड़ के कटा देना है। अगर आपको परेशानी हो जाता है यहाँ भी मिनट छोड़ सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव जब आप बनाएंगे तब तो वहां ऑप्शन रहेगा मिनट में या घंटा में, तो ऑप्शन देख लेंगे, घंटा में दिया है तब इसी को सरल करेंगे, अगर मिनट में दिया है 60 से गुना करके सरल करेंगे। बात समझे? ये ऑप्शन पर निर्भर करेगा, फिर तो छोड़ दो। और अगर ये सब्जेक्टिव इस तरह बनाना है, थ्योरेटिकली बनाना है, तो बना के यहाँ भी लाके छोड़ेंगे तो नंबर देना पड़ेगा, ठीक। चलो हाँ, 60 से गुना करेंगे तब 1 मिनट। यहां बोले क्या, मैं 60 से अगर गुना करोगे, उसको मैं बोल के छोड़ा, ठीक ना, तब यहां मिनट करना है। और अगर 60 से गुना नहीं करना है तब यहां घंटा लिखाएगा, आवर लिखाएगा। कोई दिक्कत? वो ऑप्शन पर निर्भर करेगा कि ऑप्शन सॉल्व करके रूट में रखा है, दशमलव में लाया है, ठीक ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 में है, एक व्यक्ति शांत जल में इतना की चाल से तैर सकता है। शांत जल में इस चाल से तैर सकता है। एक नदी इतना की चाल से बह रही है। फिर हमको सबसे पहले क्या बना लेना है? नदी बना लेना है। और नदी को क्या करेंगे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से जोड़ देना है। इसको क्या करेंगे? एक्स अक्ष ड्रॉ कर दिया और वाई अक्ष ड्रॉ कर दिया। यहां से तैराक को लेंगे, तैराक नाव जो भी हो इस जगह। व्यक्ति शांत जल में इतना की चाल से चल रहा है। शांत जल में, शांत जल में तैरने की बात जब कहता है तो यहां ध्यान दो क्या होता है। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर बराबर वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर होता है। अब यहां क्या होगा, अगर शांत जल है, जब शांत जल है, शांत जल में वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना होगा? 0 हो जाएगा। इसलिए वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर बराबर वेलोसिटी ऑफ मैन। शांत जल में अगर किसी मनुष्य की चाल है, समझिए वो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है। और इसका मान कितना दिया हुआ है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात ये विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन कब दिया रहे? शांत में रहे तब। शांत की स्थिति में वो मैन का वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में होता है। ये फॉर्मूला बता रहा है हमारा, ठीक ना। यहां ये कंसेप्ट आपको मिलेगा जल्दी नहीं, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। इस कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे, कहीं गलती नहीं होगी। तब कहता है कि ये हमको मालूम हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। शांत जल में जब भी रहेगा, शांत जल में जब भी रहेगा तो वो रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट टू वाटर है। कहां से आया? ये फॉर्मूला बता रहा है ना।
कि शांत जल में होगा तो वेलोसिटी ऑफ रिवर 0 रखेंगे, और इस फॉर्मूला पर जब 0 रखते हैं देखते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर बराबर वेलोसिटी ऑफ मैन, दोनों एक ही निकल जाता है, अर्थात ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है। अब आगे कहता है नदी की चौड़ाई 1 किलोमीटर है, कोई दिक्कत नहीं, इसको 1 किलोमीटर कंसीडर कर लेते हैं। यदि मनुष्य जलधारा के लंबवत तैर रहा है, चालवे कर दिया जलधारा के लंबवत तैर रहा है, तो उसे नदी पार करने में कितना समय लगेगा तथा वह दूसरे किनारे पर कितना दूर पहुंचेगा ना। जलधारा के लंबवत तैर रहा है, इस व्यक्ति का कैपेसिटी यहां दिया था ना। अब कहता है जलधारा के लंबवत, मतलब जलधारा बह रही है। अब कल्पना क्या, उसे आदमी का कैपेसिटी हम जान रहे हैं कितना था, तो वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा था शांत में, अर्थात विथ रिस्पेक्ट 4 किलोमीटर था। अब नदी बह रही है और उसमें वो आदमी कूद गया है और वो सामने, ठीक सामने जा रहा है, तब कहता है निकलेगा वो कहाँ, तो फिर धकियाएगा मुकियाएगा पुनी ना। इसका लात जूता खाते 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 कहाँ पहुंच जाएगा, ये इस डायरेक्शन में पहुंच जाएगा ना। तो जलधारा की दिशा ये है, वेलोसिटी ऑफ रिवर ये है, वेलोसिटी ऑफ ये क्या कहलाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और जिसका मान कितना दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये परिणामी वेग होगा। ये क्या होगा, परिणामी वेग होगा। वेलोसिटी ऑफ मैन इसको कहिए या रिजल्टेंट कर दीजिए, ठीक ना, एक ही चीज हुआ। यहाँ वेलोसिटी ऑफ मैन दिया हुआ था शांत जल में, जो कि रिलेटिव वेलोसिटी है, ये चीज ध्यान रखना। इसका एक्चुअल में यहाँ कोई मीनिंग नहीं है। शांत जल शब्द लगाया मतलब वो रिलेटिव है, ये दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ फॉर्मूला भी दिखा दिया, ठीक ना, रिलेटिव वेलोसिटी है। अगर इसको भी सिर्फ मान लीजिए, अभी फिलहाल में इस शांत जल वाला में इसको भी मान लीजिए ना। यहाँ बता दिया कि वेलोसिटी ऑफ मैन का अर्थ, ये चूंकि मैन है शांत जल का, तो शांत जल का है, इसीलिए ये मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ही है। और यहाँ हम बहती हुई पानी में बात कर रहे थे, यहाँ अगर वीएम लिखते हैं मतलब ये समझिए है उसका परिणामी वेग। अगर वीएम की जगह आपको विराट लगता है भी लिख दीजिए। कारण समझे, कारण समझे, ये क्यों नहीं संकेत में देना चाह रहा हूं, क्योंकि आप कंफ्यूज कर जाएंगे। ये शांत जल का वीएम था जिसको हम वीएमआर कह दिए ना, और यहाँ बहती हुई पानी का वीएम है। वीएम का अर्थ यहाँ हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन, यानी कि परिणामी वेग, मनुष्य का परिणामी वेग। तो भी मान सकते हैं। अब मान लीजिए माना कि उस व्यक्ति का परिणामी वेग v है, तब अब वेक्टर रूल हमको क्या बता रहा है कि एक सदिश इस दिशा में है, एक सदिश इस दिशा में, परिणामी बीचों बीच कम करेगा ही, और इसका सीधे ट्रायंगल रूल लगा देंगे, नहीं लगा देंगे। ये वी आर है और ये वी एम आर है, तो ये v बराबर कितना हो जाएगा, इतना स्क्वायर जोड़ इतना स्क्वायर पर रूट, तो इसका वेग निकल जाएगा ना। तो अब लिखा लेंगे चित्र से हाँ, v स्क्वायर बराबर v मैन विथ रिवर पर स्क्वायर प्लस v रिवर पर स्क्वायर। कोई दिक्कत ये समझ रहा है जी। और ये रिवर का कितने दिया है वेलोसिटी, दिया हुआ है ना, किधर था, हाँ यहाँ की चाल से बह रही है, नदी का वेग ये है ना। ये हमको लिख लेना चाहिए था, यहाँ भी लिखना चाहिए था कि दिया है, ये दिया है, एवं क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वो कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे बढ़ते हैं, तो सबका मान रखिए, ये हो जाएगा 4 पर स्क्वायर जोड़ 3 पर स्क्वायर, बी स्क्वायर अर्थात बी बराबर 5, 16 ना 25, 25 का वर्गमूल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ये बीचों बीच जब निकला तो हम दो सदिश के बीचों बीच वाले सदिश को क्या कहते हैं, परिणामी सदिश कहते हैं। इसका एक घटक ये घटक ये नहीं है, इस सदिश का ही तो एक घटक ये है, एक घटक ये है। एंगल अगर इधर लेते हैं तो ये सामने वाला कहलाएगा ऊर्ध्वाधर घटक यानी कि साइन थीटा वाला, और ये इससे संलग्न जो है, भुजा से संलग्न जो है वो कहेगा कॉस थीटा यानी कि क्षैतिज घटक होगा। तो अगर इस एंगल को आप रिगार्ड करते हैं थीटा ना, तो भी ये है v cos थीटा, वी आर क्या है, v cos थीटा का वैल्यू है ना, और ये हो जाएगा v sin थीटा का वैल्यू हो जाएगा। अर्थात ये जो VMR है ये इस परिणामी सदिश का ऊर्ध्वाधर घटक है, बात बुझे।
और ये क्षैतिज घटक है। वेक्टर चैप्टर में चलिए मन नहीं मन, दो सदिश अगर अलग अलग दिशा में काम करता है तो परिणामी बीचों बीच काम करता है, और इसका ये दोनों एक लंबवत घटक कहलाता है, ये दोनों इसका घटक कहलाता है। तो इसका ये घटक का काम क्या है, इस टाइप का कंडीशन जब आएगा कि परिणामी सदिश दोनों लंबवत सदिश के बीचों बीच जाए, तो यह ध्यान रखना है कि इसका ये जो ऊर्ध्वाधर घटक है, हमेशा सब जगह यही होगा, किसी भी क्वेश्चन में देखिएगा ये वेग ही इसको पहुंचाने का काम करता है, ठीक ना। ये यहां से इसको पार करा देगा, और इसका काम है इसको शिफ्ट करा देना, कि निकलना चाहिए था यहाँ लेकिन निकलेगा भी यहाँ। तो ये तो अगर हमको दूरी निकालने कहेगा, तो ये दूरी निकालने कहेगा, या इसका चाल निकालने कहे, या जो भी कुछ निकालने कहे, तो इसके लिए ये वेग उत्तरदायी है। इसका समय निकालने कहे तो ये वेग उत्तरदायी है, समझे। तो क्वेश्चन है इसमें, नदी पार करने में कितना समय लगेगा, नदी पार करने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल, और कौन चाल लेंगे बोलिए आप, जय गुरुदेव। पार करने में लगा समय क्या बोले, इस वेग का जो है ये ऊर्ध्वाधर घटक पार करने का काम करता है, और ये क्षैतिज घटक जो है ये जो था दोनों कम न किया जी। इसके कारण जो यहाँ निकला, देखो इसके नतीजा क्या हुआ, नतीजा ये होगा जगह से यहाँ भी आ गया और पार भी हो गया, डबल कम इसमें हुआ है। लेकिन ये जो क्षैतिज घटक है इसका सिर्फ और सिर्फ कम है इधर से उधर ले जाना, ऊर्ध्वाधर घटक का कम है सिर्फ और सिर्फ इधर ले जाना। जैसे ये 20 मीटर प्रति सेकंड है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से पार नहीं हो रहा है, 20 का कुछ अंश से पार हो रहा है, कुछ अंश से ये जगह अपने मूल जगह से इधर चला रहा है, तो 20 दो घटक में बढ़ गया है, बात बुझे। तो वही एक घटक क्या है, ये ठो है VR, और इसका एक घटक कौन है, VMR। तो VMR पार कराने का काम न करेगा, तो दूरी कितना है 1 किलोमीटर, अब VMR कितना था 4 है, 4 से भाग दे देंगे तो कितना बार में कटेगा, 0.25, या तो इसको मिनट में भी बदल सकते हैं, घंटा में 60 से गुना कर दीजिए मिनट में हो जाएगा 15 मिनट। बोलिए कोई दिक्कत, पार होने में कितना समय लगेगा 15 मिनट। अगर कहेगा ये कितना दूर जाएगा, यहां से यहां कितना दूर जाएगा, तो समय तो हम जानते हैं 15 मिनट का ही सारा घटना घटा है, ये पार होने में 15 मिनट लगा है, लगा ना। 15 मिनट में ये भी यहाँ से यहाँ गया होगा, क्या ये इतना दूर कैसे गया, इसका चाल ज्यादा हुआ होगा, देखो इस डायरेक्शन में चाल ज्यादा है कि नहीं। 15 मिनट में ये यहाँ से यहाँ भी गया है, क्योंकि काम वो चलना जो चालू क्या, ऐसा थोड़ी है कि ये तो अलग समय में हुआ, ये तो अलग समय में, ये तो अलग समय हुआ, एक ही समय। 15 मिनट में ये दूरी चाल से यहाँ पहुंच गया, इस चाल से इतना सा पहुंच पाया, इस चाल से इतना दूरी पार हुआ। तो अगर इधर का दूरी निकालना है तो वही 15 मिनट लेंगे, इधर का दूरी निकालना है तो वही 15 मिनट कम करेगा, इधर का दूरी लेकर के चाल लेकर के कोई कम करेंगे तो वही 15 मिनट, समय वही लगा, समय वही लगा, क्योंकि जिस समय यहाँ पहुंचा उसी समय ये ड्रिफ्ट हुआ यहाँ से यहाँ तक, उसी समय ये पार भी हो गया। लेकिन चाल अलग अलग है कि ये दूरी ज्यादा है तो इसका मतलब चाल इसका ज्यादा होगा, इसलिए तय हुआ। ये दूरी कम है तो इसका मतलब चाल कम होगा, ये और कुछ इससे ज्यादा है तो इससे ज्यादा थोड़ा चाल होगा। देखो सब चीज है भी वही, ये ज्यादा दूरी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा इधर से गया, कम है 3 किलोमीटर प्रति घंटा इधर से गया, तो मंझला है ये तो ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा इधर से गया, बात समझ रहे हैं। लेकिन समय सबके लिए समय। अब क्या करना है, तो कहता है कि दूसरे किनारे पर कितना दूर पहुंचेगा, तीसरा पार्ट, दूसरे किनारे पर, हाँ उसको शिफ्ट बोलते हैं इंग्लिश में, दूसरे ड्रिफ्ट किनारे पर दूरी बराबर क्षैतिज चाल का क्षैतिज घटक ना, यानी कि चाल गुना समय। और ये शिफ्ट कराने का काम कौन करता है, कौन चाल, VR कौन करता है, तो VR गुना समय कितना, 15 मिनट क्यों लगा समझा। अब इसका मान कितना है, 3 गुना, ये 3 क्या चीज में, किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा में, ये सब ध्यान रखना है, किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये मिनट में कभी कम होगा तो इसके जगह 1/4 लगा देते हैं। 1/4 क्या था, घंटा में था ना जी, ये घंटे में ना मिनट में बदल लेता हूँ ना। अब घंटा आया, यहाँ भी घंटा है, तब ये घंटा घंटा नहीं कट जाएगा, सीधे 3/4 किलोमीटर नहीं बचा, कितना बच गया 3/4 किलोमीटर, अर्थात 0.75 किलोमीटर, ये जो है 0.75 किलोमीटर शिफ्ट हो जाएगा।
ये समझ में आया? कोई परेशानी हुई? ये बात समझ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं कि पार कराने का काम कौन करेगा? जब परिणामी वेग बीचों बीच कार्य करे तो उस वेग का दो घटक दो कम करता है। क्षैतिज घटक उसको शिफ्ट कराएगा, एक जगह दूसरे जगह तक पहुंचाएगा, और ऊर्ध्वाधर घटक इसको पार कराने का काम करता है। और ये घटक क्या ये परिणामी क्या करता है? परिणामी कोना कोनी दूरी तय कराने का काम करता है। बात बुझा? यहां से तक का पूछेगा कितना समय लगा, तो ये दूरी मालूम रहेगा, चाल से भाग देंगे। कुछ भी निकालने के, यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालने के, तो इसके चाल को इससे समय भाग गुना कर देंगे। इससे चाल 5 था और समय कितना निकला था? 15। उस चाल घंटा में है तो 1/4 यानी 5/4 हो जाएगा। ये दूरी कितना हो जाएगा? 5 गुना 1/4 कर देंगे, 5/4 नहीं हो जाएगा, अर्थात 1.25 किलोमीटर लगभग हो जाएगा। समझा? बात सब समझ गया? अब बहुत बढ़िया है, समझ गया। चलो 4 नंबर। पश्चिम से पूर्व की ओर इतना की चाल से बह रही है। फिर नदी बला है, एक नदी। सबसे पहले ड्रॉ क्या कर लेंगे? एक नदी। और पश्चिम से पूर्व की ओर, ये पूर्व है और ये पश्चिम है ना, पश्चिम है, बह रही है। बहा देते हैं नदी, सबसे पहले बहा देते हैं, नहीं तो नीतीश गुस्सा आ जाएगा। बहा दो नदी, बहा दिए, अब बच्चा नहीं गुस्साएगा। कितना वेग से बह रही है? अच्छा, नदी बनाने के साथ क्या बोले थे करने? सबसे पहले कोऑर्डिनेट, इसको मान लो x, इसको मान लो y, और तैराक को कहां दे देना है? अब आगे बढ़ते हैं। पश्चिम से पूर्व की दिशा में इतना की चाल से बह रही है। वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है? 5 km प्रति मीटर में है, मीटर प्रति सेकंड। बढ़िया है। एक व्यक्ति जो शांत जल में इतना की दर से तैर सकता है। फिर वही झंझट वाली बात ना, देखो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर बराबर वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। शांत जल में वेलोसिटी ऑफ रिवर बराबर 0, इसलिए वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ही है वेलोसिटी ऑफ मैन। अर्थात एक्चुअल में इसका जो वैल्यू दे दिया है वो 10 मीटर प्रति सेकंड, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है। बात बुझे? तो ये दे दिया है। नदी के दक्षिण किनारे पर है, यही है दक्षिण किनारे पर, ठीक ना, यहाँ है दक्षिण किनारे पर। ऐसे होता है ना जी, पूरा पश्चिम अगर इसको ले लिया तो ये तो उत्तर लेना ही पड़ेगा और ये दक्षिण लेना ही पड़ेगा। पूरब पश्चिम, ऊपर उत्तर, ऊशे ऊपर ऊशे उत्तर, दक्षिण और पूरब। ये हाथ बड़ा पवित्र माना जाता है, सूर्य इधर उगता है, पवित्र दिशा पूरब पश्चिम। चलो कंफ्यूज नहीं करना उसमें। दक्षिण किनारे पर है, वह कम से कम समय में नदी को पार करना चाहता है। उसे किस दिशा में तैरना चाहिए? अब कहता है कम से कम समय में पार करना चाहिए। ऐसे भी डायरेक्ट आप लोग बता सकते हैं कि कहता है किस दिशा में तैरना चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है साहब, सीधी बात है। तो किस दिशा में हो जाएगा? उत्तर दिशा में नहीं हो जाएगा, इसलिए उत्तर दिशा में तैरना चाहिए। और अगर ये भी नहीं रहे, मान लेते हैं हम यहां से थीटा एंगल पर वो तैर रहा है। किस एंगल पर? थीटा एंगल पर तैर रहा है। इसका एक घटक ये होगा, एक घटक ये होगा ना। इसका वेलोसिटी ऑफ मैन मान लेते हैं ये, हाँ भी है ना, भी मान लिए, भी वो 10 है, भी मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है। इस दिशा में तैरेगा, धक्कम धुक्का खा के और इधर चल जाएगा, तो कम से कम क्या होगा। लेकिन ये तो हम प्रैक्टिकली जान रहे कि उसको सीधा जाना होगा, हम थ्योरेटिकली निकालना चाहते हैं। इसका एक क्षैतिज घटक होगा, एक ऊर्ध्वाधर घटक होगा ना। और क्षैतिज घटक क्या करेगा? वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गया, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर हो गया। और इसका एक और होगा कि ये है तो धक्कम धुक्की खा के इधर चल जाएगा ना, थोड़ा सा इधर चल जाएगा। और ये जो निकलेगा ये क्या निकलेगा?
वेलोसिटी ऑफ मैन निकल जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, निकलेगा? ये नहीं निकलेगा। और कैसे निकलेगा? तो इसको रिगार्ड करना होगा इस प्रकार ना, कि दो वेक्टर, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है ना, ये तो वेक्टर भी एम आर। तो इस डायरेक्शन का कैसे निकलता है? पैरेललोग्राम रूल, समांतर चतुर्भुज वाला नियम। क्या रूल होता है? ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab cos थीटा पर रूट होता है, तब उससे कौन निकल जाएगा? ये निकल जाएगा। ये नहीं निकलेगा? दूसरा उपाय भी नहीं है। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ये है और परिणामी हम जानते हैं इससे धक्का धुक्की खा के और इधर चल जाएगा ना, तो इसका मान कैसे निकलेगा? ऐसे ये सब करना नहीं है, ये सब बिना किए हुए डायरेक्ट उत्तर को मार देंगे, कोई देखा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये टाइप का है, लेकिन मैं फिर भी थ्योरी से कंसेप्ट दे रहा हूं कि ये इस डायरेक्शन में कूद गया, जलधारा की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए कूद गया, लेकिन धकियाएगा मुकियाएगा भी ना, ये पानी तो नहीं लात जूता देगा, लात जूता दिया खाते 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 इस दिशा में आ गया, अब खाते खाते बेचारा यहाँ पहुंच जाएगा। तो इस बेग का मान कैसे निकालेंगे? समांतर चतुर्भुज का नियम से। सांप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है कि एक बेग इधर है एक बेग इधर है, इसको शिफ्ट करा दो यहाँ तो परिणामी ये दिखेगा। और इसका निकालने का रूल है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab cos थीटा है, यहाँ हो जाएगा बी आर स्क्वायर जोड़ VMR स्क्वायर जोड़ 2 VMR cos थीटा, थीटा यही तो हो जाएगा, होगा। तो ये निकल जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ मैन निकल गया अंडर रूट जो भी है। दोनों का मान तो मालूम है, 10 स्क्वायर जोड़ 5 स्क्वायर जोड़ 2 10 5 cos थीटा नहीं मालूम है, इसलिए झंझट पड़ ले रह जाएगा। 10 10 के 100 5 25 125 हो जाएगा, प्लस 100 cos थीटा। नहीं वो नहीं जुटेगा, इस cos थीटा के साथ है ना, ये अलग जुटेगा। जो भी है वो पड़ा रह गया। हम खाली आपको दिखाना चाह रहे हैं कुछ दूसरा चीज, दिखाना चाह रहा है ये कि इस दिशा में ही क्यों, इसको पार होने के लिए ये दिशा ही क्यों उत्तरदायी है, 90 डिग्री के साथ क्यों गया ये। तो परिणामी का अगर हम एक क्षैतिज घटक लेते हैं और एक ऊर्ध्वाधर घटक लेते हैं, तो इस घटक में मान लेते हैं इसके साथ कुछ कोण बनाया अल्फा, या इसके साथ किसी के साथ मान लीजिए इसके साथ मान लेते हैं अल्फा कोण बना रहा है, तो ये cos थीटा में हो जाएगा VM cos थीटा और ये हो जाएगा VM ना होगा जी, इधर वाला घटक VM sin थीटा नहीं कहलाएगा, अल्फा VM sin अल्फा, और ये हो जाएगा VM cos अल्फा, ये हो जाएगा VM sin अल्फा होगा। VM sin अल्फा। क्वेश्चन है किस दिशा में तैरना चाहिए, किसके लिए? कम समय के लिए। कम समय के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो कम से कम मान निकले। साइन का मान कम से कम कितना होता है? 0 से 1 तक उसका वेरी करता है, कॉस का -1 से +1 तक वेरी करता है, ये सब गणित का रूल पढ़े होंगे, ठीक ना। तो 0 डिग्री इसको करना होगा। भी किधर ले लिए, तो अब क्या है, ये क्या है, वेग हुआ ना, यानी कि ये जो परिणामी वेग Vm था, Vm का इस दिशा में वेग हमने क्या बताया, Vm cos थीटा cos अल्फा, और इस दिशा में हो जाएगा Vm sin अल्फा। ये वेग इसको पार कराने का काम करेगा, तो पार करने में समय कितना होगा, तो मान लेते हैं d दूरी है ना, तो समय बराबर d/Vm sin अल्फा। और कम से कम समय होने के लिए इसको बड़ा होना पड़ेगा, हर जितना बड़ा होगा वो उतना छोटा लगेगा ना। तो ये मैक्सिमम बड़ा क्या हो सकता है, तो ये तो Vm तो कांस्टेंट चीज होगा, sin अल्फा जितना बड़ा हो जाए इसी के अनुसार बढ़ेगा ना, क्या अल्फा ही वेरी करता है, 0 0.1 0.2 चलते चलते 1 तक पहुंचेगा, तो सबसे बड़ा वाला ये मान लेंगे। लिखेंगे समय का मान कम होने के लिए sin अल्फा को मैक्सिमम होना पड़ेगा, समय का मान कम करने के लिए sin अल्फा कितना पड़ेगा, sin अल्फा बराबर मैक्सिमम क्या होता है 1, sin अल्फा मैक्सिमम कितना होता है 1, तो अल्फा कितना हो जाएगा 90 डिग्री ना, अल्फा बराबर 90 डिग्री। अर्थात कहता है कि ये कुछ नहीं होगा, अगर मैक्सिमम मिनिमम समय लगाना पड़ेगा,
अगर हम मिनिमम समय लगाना चाहते हैं, समय का मान कम करने के लिए, मिनिमम कम करने के लिए अल्फा 90 डिग्री लेना पड़ेगा, अर्थात परिणामी वेग ही इस दिशा में निकालना पड़ेगा ना। तो अर्थात क्या होगा, उसको सीधे उत्तर की ओर जाना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव है। इस टाइप का कॉन्सेप्ट को भी छोड़ देंगे। अगर हम घरेलू कॉन्सेप्ट से भी देखते हैं, सीधे ही 90 डिग्री दिख रहा है ना, दिख रहा है कि कहता है उसको कम से कम, तो नदी में हम लोग ने वे किए हैं, इसका हिसाब क्या बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव अगर ऑब्जेक्टिव ही रहेगा तो हम लोग क्यों नहीं पार करते हैं, सीधे जानते हैं एकदम कम से कम समय में लगाने के लिए एकदम लंबा मारते हैं, कम से कम समय लगता है। दूसरी बात, ये थ्योरी समझ में आया, नहीं समझ में आया, जरा सा 1 मिनट में फिर इसको क्लियर कर देता हूं। देखो ये है नदी, है ना, यहां से कोई पार होना चाहता है, कहता है कम से कम समय में पार होना चाहता है, इनका रहा है। और नदी का वेग वो मालूम है, कितना है, नदी का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है। और ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है, शांत जल में इतना की दर से तैर सकता है, अर्थात ये रिलेटिव वेलोसिटी है। तो रिलेटिव मान लेते हैं, इधर कूद गया, थीटा एंगल पर कूद गया, और ये कितना है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। तो धक्कम धुक्की खा के इधर कुछ होगा ना, तो मान लेते हैं इस डायरेक्शन में धक्कम धुक्की खा के इधर आ गया, जो कि अल्फा को नहीं होता। इस डायरेक्शन का कुछ परिणामी क्या होगा, वी एम मान लेते हैं। इस सब का एक्चुअली कोई काम ही नहीं है। इस टाइप का काम करने के लिए कि किस दिशा में तैरना चाहिए, समय कम लगे, तो चूंकि हमको केवल दिशा बताना है, इसलिए इसका कोई औचित्य नहीं है। सीधे भी डायरेक्ट हम कर सकते हैं, वीएम cos थीटा, ये हो जाएगा वीएम cos थीटा, इधर का घटक है, इधर का घटक हो जाएगा वीएम साइन अल्फा। और अगर यहां से तक का दूरी डी है, तो समय बराबर डी वाई, ये वीएम साइन अल्फा ना हो जाएगा। परिणामी वेग का दोनों घटक दो कम करता है। जब भी परिणामी वेग निकलेगा ना, उसका एक घटक उसको ड्रिफ्ट कराता है और दूसरा घटक इसको पार कराता है। तो पार कराने वाला भाग दे दिए। अब कह रहा है क्या, ये जो समय आपका निकलेगा, ये समय कितना निकलना चाहिए, मिनिमम, कम से कम। ये कम कितना होगा, हर जितना बड़ा उतना कम होगा, हर बड़ा होगा टुकड़ा होते चल जाएगा डी का ना। तो हर मैक्सिमम बड़ा क्या हो सकता है, साइन अल्फा जब 1 होगा। साइन अल्फा 1 कब होता है, जब 90 डिग्री होता है। बस इसी से 1-2 लाइन खाली भाषा में लिखेंगे, डायरेक्शन पता चल गया कि अल्फा इतना सा नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि 90 डिग्री लेना पड़ेगा। कि 90 डिग्री कोण पर इसको जाना पड़ेगा। जलधारा की दिशा से 90 डिग्री कोण पर चलेगा, तब वो कम समय लगेगा। समझ में आया बात? चलो ठीक है, फिर आगे